नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। नए दशक का पहला आम बजट आ चुका है। अब धीरे धीरे बजट से जुड़ी अहम और खास बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। इस पर बातें भी हो रही हैं। कुछ फायदे की बातें हैं तो कुछ नुकसान भी हो रहा है। जेब पर भारी पड़ रही हैं कुछ चीजें। 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन और यूलिप प्रीमियम भी एक ऐसा ही मसला है जिस पर अब टैक्स लगाया गया है। ये कितना फिजिबल है, ये कितना सही है, कितना गलत, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ छोटे कारोबारियों को सहूलियत देने के लिए टैक्स सेटलमेंट में कुछ रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा बहुत कुछ इस बजट में है जो आम कंज्यूमर के लिए समझना बहुत जरूरी भी है और उसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर दो बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। कोरोना काल में पेश हुए आम बजट की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इंफ्रा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के बड़े ऐलानों के बीच आम आदमी से जुड़ी खास चीजों पर लगातार चर्चा हो रही है। इनमें सबसे खास हैं 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स, यूलिप प्रीमियम पर टैक्स, छोटे बिजनेसमैन को टैक्स सेटलमेंट में रियायत, इन्वेस्टर चार्टर, छोटे टैक्स विवाद के लिए निपटारे की व्यवस्था, DICGC एक्ट में बदलाव, अफोर्डेबल घर खरीद पर बढ़ी 1.5 लाख की छूट। ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम कंज्यूमर की जिंदगी पर सीधा असर करते हैं। इन ऐलानों से आम आदमी को कहीं राहत मिली है तो कहीं जेब ढीली भी हो सकती है। इसलिए जरा विस्तार से इन्हें समझ लीजिए। सबसे पहले बात पीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स की। पीएफ में एक साल में जमा की गई 2.5 लाख से ज्यादा की रकम पर आपको टैक्स चुकाना होगा। अब 7.5 लाख रुपए तक का पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री था। इसके अलावा यूलिप में एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम के भुगतान पर अब टैक्स लगेगा। यानी यूलिप मैच्योरिटी की रकम पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही 10% LTCG लगेगा। हालांकि ये 1 फरवरी के बाद बेची गई पॉलिसीज पर लागू होगा। टैक्स के बोझ के बाद अब थोड़ा राहत की बात। तो इस बार बजट में इन्वेस्टर चार्टर पेश करने का प्रस्ताव, छोटे टैक्स विवाद के लिए निपटारे की व्यवस्था और DICGC एक्ट में बदलाव करने का प्रावधान किया गया है। इन्वेस्टर चार्टर की बात करें तो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के निवेशकों की भलाई के लिए है। इसके तहत निवेशकों के अधिकारों को रेगुलेशन में लाया जाएगा और ये सभी किस्म के फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन्वेस्टर चार्टर से निवेशकों में जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही छोटे टैक्स विवाद के लिए निपटारे की व्यवस्था की जाएगी। केस के निपटारे के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनेगी, जिसमें 50 लाख रुपए तक आय और 10 लाख रुपए तक टैक्स विवाद के केस आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। सरकार ग्राहकों को राहत देने के लिए DICGC के नियम बदलेगी। 5 लाख रुपए तक की रकम DICGC से जल्दी दिलाई जाएगी। यानी बैंक बंद होने पर अब ग्राहकों को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की मिलने वाली छूट की अवधि को बढ़ा दिया है। अब ये छूट 31 मार्च 2022 तक ली जा सकेगी। कुल मिलाकर बजट में सरकार ने लो इनकम वाले आम कंज्यूमर पर तो खास बोझ नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाई नेटवर्थ वालों से पैसे लेने के लिए टैक्स लगाने की कई तरकीबें निकाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी को क्या मिला। इस सवाल को जब पूछेंगे आप सरकार से तो सरकार का साफ तौर पर कहना था कि आम आदमी के साथ बहुत ज्यादा उसकी जेब से छेड़छाड़ नहीं की गई है, उल्टा दूसरे दरवाजे से उसको सहूलियत देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जैसे जैसे आप बजट डॉक्यूमेंट के बारे में विश्लेषण करेंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजों से धूल की परत हटना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम ये शो लेकर आए आपके लिए खास। बजट का पोस्टमार्टम एक तरह से कर रहे हैं हम लगातार, और हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट के बाद जो छनी हुई चीजें हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है और आपकी जेब पर कहां थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा। इसलिए आपको सतर्क भी कर रहे हैं, उसके विकल्प भी आपको बताएंगे। ऐसा
आज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, रिपोर्ट में भी उनका जिक्र किया, और इन्हें समझाने के लिए दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा साहब, जो कि पार्टनर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर LLP के। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं वेद जैन साहब, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट हैं ICAI के और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। वेद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा मैं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये PF पर ब्याज, ये क्यों सरकार के दिमाग में आया सर कि 2.5 लाख से ज्यादा PF पर ब्याज मिलेगा तो उस पर टैक्स देना होगा? जरा इसको समझाइए, ये आइडिया क्या है और कोई अनुमान है क्या कि कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, क्या होता है कि एक बजट और जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है और समय समय पर जो उसमें एनोमली नजर आती है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। PF जो होता है, PF बनाया गया आपकी फ्यूचर की सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए कि भाई आप उसमें जो पैसा डालते हैं और वो आगे कल को जब आप ओल्ड एज में रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो पैसा मिले तो आपकी वो सोशल सिक्योरिटी में हो जाए। तो हमने इंडिया में एक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, एग्जम्प्ट। जब आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो एग्जम्प्ट होता है, जो उस पर इंटरेस्ट आता है या इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होता है, और जो आपको वापस मिलता है तो भी एग्जम्प्ट होता है। तो अब उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो सैलरी का पहले 8.33% था, जो अब बढ़ के 12% के करीब कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर करता है, उतना ही एम्प्लॉय के काटते हैं। अब हो क्योंकि इसकी इनकम एग्जम्प्ट है तो इसमें एक प्रावधान ये था कि कई एम्प्लॉय ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय जो हाई सैलरी वाले हैं, जैसे जिसकी सैलरी सपोज करिए 10 लाख रुपए पर मंथ की है, उनका कंट्रीब्यूशन 1,20,000 जा सकता है साल के महीने के अंदर, क्योंकि 12% उसमें 1,20,000 जाएगा और साल में 14 लाख हो जाएगा। अब 14 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी 8% से, जो लगभग आती है 7 साढ़े 8% के हिसाब से। अब उसको जो इस इनकम के ऊपर अगर 1,12,000 की छूट मिलती है तो एक साधारण जो दूसरा व्यक्ति है जो 2,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करता है और उसके ऊपर जो आता है वो इंटरेस्ट कम होता है। तो ये एक एनोमली थी और इस एनोमली का फायदा उठा के कुछ एम्प्लॉइज जो कि हाई सैलरी पेड वाले थे वो अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देते थे। हालांकि एम्प्लॉयर तो कम देता था, एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देते थे। तो ये बहुत सारे केसेस में अब समझा गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं काफी और लोगों को लगा कि PF में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो लोगों ने इसको एक तरह से टैक्स प्लानिंग का टूल यूज करना शुरू कर दिया। तो जब सरकार ने इस बात को नोटिस किया, जो कानून बनाते हैं, जो इनकम टैक्स देखते हैं, तो उनका भाई ये एनोमली है तो हम इसको 2,50,000 रुपए सालाना तक रख देते हैं, यानी लगभग 20,000 रुपए वहां आप अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। इससे ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरेस्ट की अर्निंग होगी उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। यानी कि मोटा मोटा उसके साथ ही 20,000 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन पर मंथ का अगर PF में है, इतनी सैलरी अगर किसी की है तो ही उन पर ये लागू एक तरह से होगा, उसके ऊपर जो ब्याज आएगा वो टैक्सेबल होगा। यानी कि अब 20,000 से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन 1/4/2021 के बाद देंगे, पुराने वाले पे नहीं लगेगा। अच्छा, पुराने वाले पे नहीं लगेगा। तो ये यानी कि ये जो सैलरी, अगर हम देखें कि सैलरी क्लास को सीधे सीधे बताएं तो पर मंथ मोटा मोटा कितनी सैलरी वाले लोगों पर आएगा सर ये? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 20,000 रुपए होता है तो लगभग 2 लाख रुपए तक की सैलरी वाले को निकल जाएगा, क्योंकि 2 लाख सैलरी पे अगर 10% भी कटता है तो 20,000 हो जाएगा। हाँ। तो 12% का नॉर्मली कटता है, तो 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी वाले तक का निकल जाएंगे। इसके ऊपर वाले आपको अगर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको ये उसकी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, यानी कि जो हाई सैलरी इनकम वाले लोग हैं उनके लिए एक तरह से सरकार ने ये प्रावधान किया है कि हम उन पर जो टैक्स की वसूली करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल सैलरी क्लास हैं, 2 लाख से नीचे, 1.5 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे, 50,000 वाले, 20,000, 30,000 वाले, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए पहले जैसा ही होगा। और 2 लाख के आसपास की सैलरी वालों पर भी ये अब जाके लागू होगा, यानी कि इससे पहले वाली सैलरी पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई। अब मैं रुंगटा साहब आपके पास आऊंगा। अब जैसा कि जैन साहब ने बताया भी कि सरकार की नजर भी थी इन पर कि कहीं आप टैक्स बचाने का जरिया इसे न बना लें, तो ये भी ठीक नहीं है, बात सही है। लेकिन अब इसमें इंसेंटिव नहीं रहा सर एक तरह से इस क्लास में, तो अब क्या करें? अब हम क्या PF में हम मतलब जो इस कैटेगरी में जो फॉल हो रहे हैं लोग, अब वो क्या करें? कंट्रीब्यूशन कम कर दें या कोई दूसरा विकल्प भी बता रहे हैं आप? PF में कंट्रीब्यूशन कम कर दें? ऐसा है कि
टैक्स एग्जेम्पशन से क्या हो रहा था, आपका रिटर्न बढ़ रहा था या हाँ। कम नहीं हो रहा था। अगर 8% मिल रहा था तो 8% आपके पास रहता है। ओके। अब उस पे टैक्स अगर लग जाएगा एंड जो लोग इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑब्वियसली उनकी टैक्स रेट हाई होगी, तो उनका 8% से घट के जो है 5.5-6% तक वो उसका इफेक्टिवली उनके हाथ में रहेगा। तो अब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई मीन लेजी इन्वेस्टिंग, ये जब एग्जेम्प्ट होता है जैसे कि जैन साहब ने बताया, तो लोग लेजी इन्वेस्टिंग करते हैं और आसानी से करते हैं। अब उनको सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। आपको अगर जोखिम नहीं लेना है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आपका रिटर्न जो है 8% से घट के 5.5 या 6 हो गया एंड इट इज रीजनेबली सेफ। या अब आपको वो पैसा जो है आपको और कहीं लगाना है तो उसके लिए आप सोचिए कि उसको आप कहाँ लगाएंगे। अगर फिक्स्ड इनकम में तो इससे बेटर अभी भी नहीं मिलेगा। जो अच्छा। अगर रिस्क फ्री लगाना है तो अभी भी नहीं मिलेगा। इट्स रीजनेबली गुड ऑल्टरनेटिव इवन टैक्स लगने के बाद। लेकिन अगर फिक्स्ड इनकम से बाहर निकलें और नॉन फिक्स्ड इनकम में जाएं तो ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। ऑब्वियसली रिटर्न अगर हायर चाहिए तो रिस्क हाई आपको लेनी पड़ेगी। ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जिसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नकार नहीं सकता। एक छोटी सी टेक्निकलिटी है इसमें कि अगर आप कुछ चीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं वीपीएफ की नहीं बात कर रहा, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की नहीं बात कर रहा, जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, तो आज की स्कीम में मेरे ख्याल से आप उसको बाद में कम नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें जब विस्तार होगा इसका, जो भी स्पेसिफिकेशंस आएंगे, जी। तो ये सारी सहूलियतें देंगे लोगों को कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। 20,000 रुपए तक अगर आप चाहते हैं तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर, यानी कि आप सीधा भाई बात भी सही है। अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड इनकम में तो ये तो बिल्कुल रिस्क फ्री अभी भी है, थोड़ा सा आपका मार्जिन कम हो गया, लेकिन रिटर्न कम हो गया, लेकिन ये निवेश जो है अभी भी रिस्क फ्री। तो बजट तो आ गया, लेकिन बजट के बाद आपके हाथ क्या आया, इस पर हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। बजट में मतलब की बात निकाल रहे हैं। दो खास मेहमान आज मेरे साथ। जैन सर, आपके पास ही आना चाहूंगा। यूलिप पर 2.5 लाख से ज्यादा के प्रीमियम पर जो है मैच्योरिटी पर टैक्सेबल होगा। एक तरह से कह रहे हैं कि LTCG लग जाएगा अब इस पे भी। तो ये कैसा देख रहे हैं आप इसको? सही है सर ये? देखिए क्या है, यूलिप को अगर आप पूरा करें, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अच्छा। तो आपका इंश्योरेंस भी है और यूनिट लिंक्ड है, यूनिट की निवेश भी है। तो इसको जो इंश्योरेंस प्लान करते हुए इसको ATC में एग्जेम्पशन दी कि जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसका पैसा एग्जम्प्ट होता है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई सीमा रेखा नहीं रखी हुई है तो लोग इसमें बहुत सारा निवेश करते हैं और इनकम टैक्स में ये छूट कर दी गई कि जो इससे पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट मॉडल में इसकी एग्जम्पशन कर दी गई कि भाई आप अगर जब इसको पैसा मिलता है तो इसकी एग्जम्पशन है। विद द रिजल्ट क्या होता है, जो आप एक प्रीमियम देते हैं, हर साल एक पैसे देते हैं, एक पार्ट तो इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है और एक सब्सटेंशियल पार्ट आपका निवेश के लिए यूज करता है, इन्वेस्ट करती है। तो यूनिट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इस पैसे को निवेश करती है। तो अब ये सोचा गया है कि जब ये निवेश करते हैं तो अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो लोग कर रहे हैं, अब उनका जो निवेश का जो पैसा मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है और उन लोगों का जो कम करते हैं उनका नहीं एग्जम्प्ट है। तो सरकार ने कहा भाई ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा ना, जिसके लिए PF के लिए किया गया वही कानून यहाँ सोचा गया कि भाई जो लोग इसमें ज्यादा पैसा निवेश करके और उसकी इनकम को एग्जम्प्ट क्लेम करते हैं वो इसमें क्लेम नहीं होना चाहिए। तो और इसकी इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि हमने 2 साल पहले ये मॉडल अडॉप्ट किया कि जो कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर का STT पेड, उस पर 10% का टैक्स लगाया। और इसमें क्योंकि ये यूनिट भी सारे निवेश शेयर में ही होते हैं तो इसकी इनकम पे क्यों नहीं टैक्स लगाया गया। इसीलिए ये सोचा गया कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसी स्कीम में जो 1 फरवरी 2021 के बाद जो इसको सब्सक्राइब करेंगे उसके ऊपर आपको इसको कैपिटल एसेट मान के 10% का जो आपको गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से इसको पेरिटी कर दीजिए। जैसे आप निवेश करते हैं इक्विटी में, तो ये एक आपका निवेश हो गया थ्रू यूलिप के थ्रू, एक तरह से म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश। बिल्कुल, जैसे म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है उसी तरह से अब यूलिप के निवेश, लेकिन 2.5 लाख प्रति साल तक यूलिप का प्रीमियम अगर इससे ज्यादा है तो लगेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 फरवरी 2021 से
आगे ली गई पॉलिसीज पर ये लागू होगा, उससे पहले पर नहीं होगा। अब रुंगटा साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने बोझ की तो बहुत बात कर दी, एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, सरकार कह रही है कि हम डीआईसी जीसी कानून में बदलाव करेंगे, और अगर बैंक बंद हो जाता है, जैसे हमने बहुत सारे मामलों में देखा है, पीएमसी, यस बैंक, लक्ष्मी बैंक, अलग अलग केसेस, हालांकि मामले अलग अलग हैं सब में, लेकिन उस तरह का उदाहरण एक तरह से अगर हम लें तो इसमें अब 5 लाख तक का पैसा जो है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा। ये एक बड़ी राहत है सर। तो ये इसको पूरा संदर्भ में देखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को किस तरीके से फेथ दिलाया जाए कि वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। तो चाहे जैसे आपने पहले कहा इन्वेस्टमेंट चार्टर की बात हो तो उनकी राइट्स क्या है, या फिर जैसे डीआईसी जीसी की अगर हम बात करें तो बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स के अलावा कोई और बैंक को फेल होने नहीं दिया गया है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी जहां डीआईसी जीसी की ऑब्वियसली गारंटीज हैं, तो उसका पैसा मिलता कब है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये क्लैरिटी आने से जो छोटा निवेशक है, 5 लाख तक जो इन्वेस्ट करता है, उसे छोटे निवेशक की कैटेगरी में डाला हुआ है, उसको फेथ रहना चाहिए बैंकिंग सिस्टम में, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में भी सर होता ये था ना कि पहले आरबीआई के पास मामला जाता था, फिर आरबीआई पाबंदी लगाता था, फिर मामला खिंच जाता था, फिर बैंक लिक्विडेशन में जाएगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो हम क्या ये माने कि सरकार इसको थोड़ा जल्दी करेगी? तुरंत नुकसान हुआ, प्रॉमिस किया गया, बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में प्रॉमिस किया गया। इनफैक्ट आई थिंक द वर्ड्स उन्होंने जो यूज किया है कि easy and time bound access to their deposits to the extent of the deposit cover। ये बहुत तो यानी मतलब आप नहीं तो वो बैंक जो होता है बहुत ही धीमी मौत उसको आती है, और आपको मौत का इंतजार करना पड़ता है अपने डिपॉजिट के पैसे लेने में। और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना सर, मामले तो आते हैं, सरकार डूबने नहीं देगी इस पर तो रहता है भरोसा आम आदमी को है, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आता है ना वो कम होगा, इससे हम ये उम्मीद करते हैं। अब आते हैं सर इन्वेस्टर चार्टर पे। जैन साहब, ये क्या है सर इन्वेस्टर चार्टर? और पहले से अब कोई कह रहा है कि इसमें कानूनी जमा हो जाएगा, लोगों के अधिकार का एक पूरी तरह से चार्टर तैयार होगा, तो क्या पहले अधिकारों को लेकर कोई संशय था, और चार्टर के आने से क्या बदल जाएगा? देखिए क्या है, आज की डेट में इन्वेस्टर के जो प्रोटेक्शन के लिए है, सेबी है जो इन्वेस्ट होता है, और जो इंश्योरेंस भी आप लेते हैं उसका पैसा बहुत सारा निवेश में जाता है, इंश्योरेंस कंपनियां भी वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं, लेकिन आपका एज ए इन्वेस्टर कोई राइट नहीं है और उसकी आपका क्या है। इसलिए अब ये गवर्नमेंट ने इस बजट में ये कोशिश की है कि सेबी और इरडाई जो कि अथॉरिटी है इंश्योरेंस को देखती हैं, सेबी जो कैपिटल मार्केट को देखती हैं, ये दोनों मिलके एक इन्वेस्टर चार्टर डिक्लेयर करें, जिससे जो लोगों का पैसा निवेश होता है उनका पता लगे कि उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या हैं। क्योंकि आज की डेट में मैंने किसी में निवेश कर दिया, मेरा क्या राइट है मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जब इन्वेस्टर चार्टर आ जाएगा तो मुझे सेबी डिफाइन कर दे कि जिस कंपनी में आपने निवेश किया, जिस म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया, जिस यूनिट में किया है, इंश्योरेंस वाले में एयरडाई कर देगी जिसका इंश्योरेंस आपने लिया है, क्योंकि उसका पैसा जो निवेश हो रहा है उसमें आपके राइट्स क्या हैं, तो और उस राइट को फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा। और इससे क्या है कि जिसके यहाँ निवेश हुआ उसका भी ऑब्लिगेशन होगा, उस राइट को कंप्लाई विद करेगा उससे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मूव है ताकि कॉन्फिडेंस बने इन्वेस्टर में। ये आप बता रहे हैं सर, सेबी और इरडाई मिलकर बनाएंगे इसे? ये सेबी या इरडाई मिलके बनाएंगे, वो रेगुलेटर हैं, वही इसको मिलके बनाएंगे। और ये सब में लागू होगा, इक्विटी में, एनपीएस में, म्यूचुअल फंड, डेट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, बैंक की एफडी, ये सबके लिए होंगे? ये सभी के अंदर होगा। क्या देखिए, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होती जा रही है, डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, तो अधिकारों का कहीं ना कहीं सुरक्षित करना जरूरी है, तो उसी लाइन में इसको बनाया गया है। और जो आपने पहले भी बात की थी ना, जो इंश्योरेंस की बात की थी, जब मेरा 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट का इंश्योरेंस है, तो बैंक पर जब मोरिटोरियम लगता है तो मैं अगले दिन सुबह कहाँ जाऊंगा? जब मेरा इंश्योरेंस है तो मुझे अगले दिन पैसा मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक रास्ता निकाल देते हैं कि आज को कल पैसे की जरूरत पड़ती है मोरिटोरियम लगने से, तो इमीडिएटली आपको पैसा 5 लाख रुपए की, क्योंकि आपकी गारंटी है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, तो उससे भी बहुत आराम हो जाएगा डिपॉजिट। ठीक है सर, अब एक मेरे पास बस लास्ट 30 सेकंड्स बचे हुए, मैं फटाफट से रुंगटा साहब आपसे इस पर एक टेक लेना चाहूंगा। छोटे निवेशकों की बात के लिए थोड़ा कहा गया है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनेगी, 50 लाख तक की टैक्सेबल आमदनी वाला मामला, टैक्स डिस्प्यूट अगर 10 लाख तक का हो। दिक्कत क्या है सर कि 5 लाख करोड़ के करीब 4.5 लाख मामले अलग अलग लीगल फोरम्स में, कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। आपको लगता है जो छोटे कारोबारियों के टैक्स डिस्प्यूट्स हैं वो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी कर पाएगी? सही?
सो आई थिंक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी अच्छी शुरुआत है, ये कह सकते हैं। हाँ। आपने सही कहा कि बहुत कम लोग जिनका डिस्प्यूट ही 10 लाख का है, वो नॉर्मली उनके पास इतनी सक्षमता नहीं होती कि वो कोई चीजों को यूज करें, बिकॉज इवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये बात तो सही बोली आपने। इट्स अ गुड बिगनिंग, लेकिन फ्यूचर में इसको 100% इसे एक्सपैंड किया जाएगा। हाँ। और तब जाके मेरे ख्याल से इसका रियल वैल्यू सामने आएगा। अच्छी बिगनिंग है, ऐसा ही कहना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल। और क्योंकि अभी तक जो बड़े जो मामले होते थे बड़े कारोबारियों के लिए, उनके लिए तो था, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन था, बड़े मामलों के लिए था, लेकिन और जैसा आपने बताया कि डिस्प्यूट कमेटी तक पहुंचने का भी एक जो रूट है वो बड़ा एक्सपेंसिव रूट है एक आम कारोबारी के लिए, समय, पैसे, धन की बर्बादी। तो ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की बात, ये एक अच्छा स्टेप है और आगे इसका दायरा बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट कम होंगे, बोझ कम होगा, तो लोगों को उतनी सहूलियत भी मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेद जैन सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हर्ष रुंगटा सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो कोशिश हमने ये की कि बजट के बाद आपके काम की बात क्या क्या हो सकती है, कैटेगोरिकली पॉइंट वाइज हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर हमें जी बिजनेस पर ज़रूर लिखिए, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, आपकी खबर आपका फ़ायदा, और दूसरे जो हमारे हैशटैग्स हैं, कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब हम लगातार देते रहें। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।